नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ वैभव डांगे हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के फॉर्मर पीएस रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है इनके पास और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडवाइजर भी रहे हैं। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की जनता आपको देख रही है और उनकी तरफ से भी हम आपका इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, सर, बहुत हम बहुत आपकी धन्यवाद गरिमा जी। आपसे खास तौर पर हम जुड़े हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बातचीत करने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी प्रदेश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित ना हो। आपकी एक्सपर्टीज रही है। हम धीरे धीरे करके सभी मुद्दों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा सवाल कि बिहार में ब्रिजेस क्यों कोलैप्स हो रहे हैं। लंबे समय से देख रहे हैं अलग अलग तरह के ब्रिजेस, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, लेकिन ब्रिजेस जो बने हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं रहे हैं। किसी किसी का तो इतना बुरा हाल है कि थोड़े ही समय में वो टूट जा रहा है। तो कारण क्या है और इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, केवल बिहार नहीं, पूरे देश में कहीं न कहीं किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के पहले, जिसको हम इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, उसके पहले उस पे बहुत सारा प्री कंस्ट्रक्शन वर्क या जिसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। कोई भी काम हम करने वाले होते हैं तो पहले हम उसका बहुत सारा होमवर्क करते हैं, स्टडी करते हैं। दवाई देने से पहले हम कोशिश करते हैं कि सारी टेस्ट की जाए, उसके आधार पर डायग्नोस किया जाए और उसके आधार पर फिर काम किया जाए। तो इस प्रकार के जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं इंजीनियरिंग भाषा में, किसी भी इस प्रकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डीपीआर बनने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बाकी भी बहुत प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत ध्यान दिया जाए, उसका काफ़ी स्टडी किया जाए, जिसमें जैसे जियो डेटा को स्टडी करना है, वहाँ के स्टैटा को स्टडी करना है, सॉइल टेस्टिंग्स है, बाकी भी प्रकार की। जैसे मैं आपको बताऊँ, जो चिनाब ब्रिज रेलवे का बना हुआ है कश्मीर में, या एनएचएआई का ही एक हाईवे का ब्रिज बना हुआ है द्वारका में, जो समुद्र के ऊपर बना है, या अपने देश में बहुत सारे इस प्रकार के बहुत मेगा स्ट्रक्चर्स बने हैं। उन सब का बहुत डिटेल टेस्टिंग हुआ था। डेनमार्क में एक टेस्टिंग एजेंसी है, वहाँ उन ब्रिजेस का एक छोटा मॉडल बनाकर, उसको एक विंड टनल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस पे टेस्ट किया गया, जहाँ उसमें साल भर में जो अलग-अलग प्रकार के पॉसिबल सिनेरियोज़ बन सकते हैं, बारिश का हो सकता है, आंधी-तूफ़ान का हो सकता है, बाढ़ का हो सकता है, हवा का हो सकता है, लाइटनिंग का हो सकता है, उसके ऊपर इम्बैलेंस वेट का हो सकता है, व्हीकल्स अगर क्लॉग हो जाएगी उस पे तो उस प्रकार का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो टेस्ट किए जाते हैं, तो मुझे लगता है इस प्रकार की प्रिकॉशनरी प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होमवर्क करने से, चाहे बिहार हो, चाहे देश में कहीं हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। और दुनिया भर में और हमारे देश में भी इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर कमी रही है। मैं चूक कम कहूँगा, लेकिन कमी ज़्यादा कहूँगा कि उसमें जो जितना सिंसियरली, अनफॉर्च्युनेटली हमारे देश में इन सब चीज़ों में ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है, जिसको डीपीआर की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे, इनफैक्ट रिसेंटली 6-8 महीने पहले हमने ही हमारे थिंक टैंक के थ्रू एक दिन भर का एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ किया था, और सरकार को हमने कुछ एक सजेस्टिव व्हाइट पेपर बना के दिया था कि देश में जो डीपीआर बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के, उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि जितना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रोजेक्ट बनने से पहले क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में होगा, इंजीनियरिंग डेटा होगा, जियोस्टेटा का डेटा होगा, उसके अलग-अलग वहाँ के फ्लड लेवल्स का डेटा होगा, एनवायरनमेंट का डेटा होगा, बाकी प्रकार के सोशो इकोनॉमिक डेटा होगा, किस प्रकार के चैलेंजेस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फेस करने पड़ेंगे। उसका जितना प्री कंस्ट्रक्शन डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा, उतना हमारी डिज़ाइन टीम्स जो होती है इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन टीम्स जो होती है, उनका काम सरल होगा और उनसे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो मुझे लगता है इन चीज़ों पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें शुरुआत हुई है, और आई एम श्योर कि केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसकी क्वालिटी दिन ब दिन इम्प्रूव होती जाएगी।
मतलब सर बेसिक नेसेसिटी है कि काम शुरू होने से पहले भी उतनी ही गहनता के साथ स्टडी किया जाए कि इलाके की जो हालत है वो कैसी है, मिट्टी कैसी है, कितने दिन तक क्या टिकने वाला है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर आपने नितिन गडकरी साहब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, एनएचएआई के एडवाइजर रहे हैं, और हमें और आपको सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वाकई में काम हो रहा है भारत में, और जगह जगह सड़कें बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अगर हम बिहार जैसे प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो उनके विजन को यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है ताकि बिहार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक डेवलप्ड स्टेट कहला पाए? देखिए, जैसे आपने भी कहा और हम सब लोग मानते हैं पूरी दुनिया में, हर कोई ये मानता है, चाहे केवल बिहार नहीं, हमारे देश ही नहीं, इकोनॉमिस्ट मानते हैं, हमारे देश के सोशलिस्ट मानते हैं। जब तक किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में वहाँ का फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए हम संभावनाओं को नहीं बढ़ा पाते हैं। और जैसे हमारे शरीर में एक बार मुझे याद है बहुत पहले बिहार में ही 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में सड़क के ही कार्यक्रम में कहा था कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे शरीर की धमनियों की तरह है। वो जितनी ताकतवर हमारी रहेगी उतना हमारा शरीर ताकतवर रहेगा। क्योंकि हमारी सड़कें केवल कनेक्टिविटी नहीं इम्प्रूव करती है। हमारी सड़कें हमारे छोटे-छोटे जगह पे रहने वाले, हमारे गाँव में रहने वाले, हमारे दूर-दराज इलाकों में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों के लिए संभावनाओं को भी ओपन अप करते हैं। कनेक्टिविटी के कारण हम शिक्षा, अलग-अलग प्रकार की सेवा सुविधाएँ, हेल्थ सुविधाएँ, उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई ही खेत में प्रोड्यूस की गई सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, उसको मार्केट तक एक्सेस दिलाना है। हमारे देश के गाँव के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है या हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराना है, बड़े-बुजुर्ग या महिलाओं को। इस प्रकार की किसी या सरकार की अलग-अलग सुविधाएँ पहुँचाना है। सरकार की सुविधाएँ पहुँचाने के लिए भी घर बनाना है, पक्का घर बनाना है, शौचालय बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए भी जब तक कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारे देश में ये सुविधाएँ हम गाँव तक, हर व्यक्ति तक, समाज के पहुँचा नहीं कुछ सकते। भी और पहुंचने इस के लिए इसलिए मुझे सड़क लगता का है होना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है सड़क ये किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, हर प्रकार की कनेक्टिविटी उन संभावनाओं को बहुत एम्प्लीफाई करती है। हमारे समाज को एक सेंस में एम्पावर करती है, उनके अपने योग्यता और पोटेंशियल के आधार पर अपॉर्च्युनिटीज़ को संभावनाओं को अपने तरफ मोड़ने के लिए उनको एम्पावर करती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम हर कोई जानते हैं। और नेशनल हाईवे में इवन बिहार में पिछले 11-12 साल में जो तेज़ी से नेशनल हाईवे में भी काम हुआ है, जैसे देश में हुआ पूरे देश में, बिहार में भी नेशनल हाईवे में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। राज्यों के सड़कों में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मुझे लगता है उससे बिहार में संभावनाओं को बहुत ज़्यादा हम ओपन अप करेंगे। जैसे गंगा पे ही पहले केवल एक ब्रिज था पटना में, जिसके कारण पटना में ट्रैफ़िक इधर से उधर जाने के लिए क्या हालत रहती थी, मुझे लगता है मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज लगभग 3 पुल गंगा पे पटना के आस-पास ही बने हैं। सोन नदी पे कई सारे ब्रिज बने हैं। इन सब चीज़ों के कारण एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। जहाँ 2-2 3-3 घंटे पहुँचने में चीज़ों में लगता था, वो अब आसान हो गया है। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और हाईवे का जिस प्रकार का तेज़ी से विकास पूरे देश ने 11-12 साल में देखा है, मुझे लगता है राज्य में भी उसकी बहुत सारी संभावनाएँ हैं। हमारे देश में आज भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ़िसिट स्टेट कहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ़िसिट का मतलब केवल अच्छी सड़क का मुद्दा नहीं होता है। तो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा हम तब मानेंगे जब हमारे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, वो ग्लोबल एवरेज पे कॉम्पिटिटिव हम बनें। ताकि हमारे उद्योग, हमारे किसान, हमारे व्यापारी जब दुनिया भर में कम्पीट करेंगे, दुनिया भर के उद्योग, व्यापार और किसानों से कम्पीट करेंगे, तो लॉजिस्टिक के कारण उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हमारी अदरवाइज़ 2014 में लॉजिस्टिक कॉस्ट ये लगभग 18% थी और दुनिया का एवरेज 10 से 12% है। तो हमारे देश के उद्योग, किसान, व्यापारी ये 6% डिसएडवांटेज पे थे, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों के कारण। अब जाके वो एवरेज कॉस्ट हम 14% तक नीचे ला पाए हैं, जिसको हमें 10-12% तक लाना है ताकि हम ग्लोबल एवरेज पे आए। ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण
हमारा एक्सपोर्ट करने का, मान लीजिए किसानों ने हमारे कोई फल उगाए हैं, हमें उसको एक्सपोर्ट करना है। अगर वो सही समय पर हमारे पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पे नहीं पहुँचते हैं, वहाँ से सही समय पर मार्केट तक नहीं पहुँचते हैं, तो वो पेरिशेबल चीज़ें होती है, खराब हो जाती है। उसके लिए कहीं कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो, बाकी भी अलग-अलग प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की आवश्यकता हो, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की आवश्यकता हो। वो सब चीज़ों के लिए जब तक हमारा ये फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, वाटरवेज़ के माध्यम से, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाकर जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएँगे, और बिहार में तो ये संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में देश में कितने राज्यों को माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया है? केवल कुछ राज्यों से। और बिहार में गंगा, सोन बहुत बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं। बिहार में हाईवे कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है। रेलवे कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, उसको और अधिक इम्प्रूव किया जा सकता है। जिसके कारण हम मल्टी मॉडल नेटवर्क, एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिहार में बहुत अच्छा खड़ा हो सकता है। जिस दिशा में कुछ काम भी हो रहा है, मुझे निश्चित विश्वास है उसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाले दिनों में और एम्प्लीफाई होके लोगों के सामने आएगा। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापारों के लिए, व्यापारियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए संभावनाएँ बनेगी। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। सर, आपका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, पूरे देश को आप देखते हैं, लेकिन हम बार-बार बिहार से जुड़ी हुई सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी ऑडियंस बिहार की है, लोग सुनने वाले बिहार के हैं और हमें चिंता भी बिहार की सबसे पहले है। और इसी बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने स्टडी किया होगा कि बिहार का हर एरिया बहुत अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो वहाँ स्टैग्नेंट पानी रह जाता है। कहीं पे एकदम सुखाड़ है, गर्मियों में खाने-पीने यहाँ तक कि पानी की भी बहुत समस्या हो जाती है। लेकिन सारे ज़िलों के लोग तो ये चाहते हैं कि सरकार यूनिफ़ॉर्म तरीके से हर इलाके का बराबरी से विकास करे। हर जगह बराबरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो बिहार के संदर्भ में जहाँ पे हर जगह मौसम अलग है, प्रकृति अलग है, तो क्या यूनिफ़ॉर्म तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है? और अगर संभव है तो आप क्या सलाह देना चाहें? ये बिल्कुल संभव है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को हर ज़िले का, हर गाँव का बराबर का विकास करना ही होगा। और बराबर का विकास करने का मतलब होता है उन्हें कनेक्टिविटी देना, उनको एक्सेसिबिलिटी देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल हाईवे में जब हमने कनेक्टिविटी बढ़ाने की 2000 में विज़न माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी ने सबके सामने रखी, उसमें तय किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना। ऐसे ही प्रदेश की इस प्रकार की एक विज़न डॉक्यूमेंट बन सकती है, जिसमें हर तहसील, हर गाँव को स्टेट हाईवे से कनेक्ट करना। पीएमजीएसवाई में बहुत काम पूरे देश में हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, जिसके कारण हर गाँव तक पक्की सड़क, कंक्रीट सड़क का निर्माण हो सकता है। जैसे आपने कहा कि बिहार में विविधता है बहुत सारी। कई जगह बहुत जी। पानी आना आता है, बाढ़ के कारण समस्या होती है, कई जगह पानी की कमी हो सकती है। लेकिन यही चैलेंजेस हमारी स्ट्रेंथ में भी बन सकते हैं। गंगा के कारण हमारा वाटरवे का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो सकता है, जिसका उपयोग करके वहाँ के लोगों के लिए अलग प्रकार की संभावनाएँ बन सकती है। अ, इस प्रकार की कुछ सागरमाला में स्टडी भी हुआ था कि कितने रिवर पोर्ट्स बन सकते हैं, जहाँ से मटेरियल और लोग दोनों की आवाजाही हो सकती है। उसमें सुविधा के लिए रो-रो वेसल्स चलाने की बात कई बार डिस्कशन में आई है। बिहार में अगर कई जगह रो-रो वेसल का मतलब होता है, लोग अपनी टू व्हीलर, फोर व्हीलर लेकर आएँगे, सीधा उस वेसल पे चढ़ेंगे और वेसल उनको एक जगह से दूसरे जगह कर पानी के माध्यम से छोड़ देंगे। वहाँ वो दोबारा अपना गाड़ी निकाल कर आगे जाएँगे। तो इस प्रकार के बहुत से मॉडल, जैसे गोवा में ये बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है। ऐसे मॉडल बिहार में निश्चित रूप से हो सकते हैं, जहाँ सड़क शायद बनाना बाढ़ वगैरह के कारण ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, लेकिन उसके भी कई प्रकार के आजकल टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप इस प्रकार के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि एक तरफ बहुत ज़्यादा पानी है, एक तरफ पानी की किल्लत है, उसको एड्रेस किया जी। जा सकता है। तो मुझे लगता है आज दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, और केवल दुनिया भर में क्यों, अपने देश में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसका उपयोग करके बिहार के हर जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक प्लान बन सकता है। केवल जिले के साथ-साथ वहाँ के जो प्रोडक्शन है, वहाँ का जो कृषि उत्पाद है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप भी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेसिफिक प्लानिंग किया जा सकता है। कहीं मान लो बहुत ज़्यादा फल उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, तो इस प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट करना आवश्यकता है। कहीं मत्स्य उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार का
इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट किया जा सकता है। कहीं डेयरी उत्पादन ज़्यादा होता है तो इस प्रकार का उत्पादन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सकता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स खड़े किए जा सकते हैं हाईवे के अराउंड, सड़कों के अराउंड, जहाँ स्टोरेज और हब एंड स्पोक मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट को मैप करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली एक मास्टर प्लान बनाया जा सकता है कि आने वाले 10 साल में बिहार का, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल विजन बन सकती है कि आने वाले 10 साल में बिहार का कोई ऐसा विलेज नहीं होगा जो पक्की सड़क से, कंक्रीट सड़क से कनेक्टेड नहीं होगा। आने वाले दिनों में कोई ऐसा स्टेट हाईवे नहीं होगा जो मिनिमम 2 लेन का नहीं होगा और जो पक्का ठीक से बना नहीं होगा। आने वाले दिनों में कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जो 365 दिन कनेक्टेड नहीं रहेगा। फिर चाहे वो रिवर क्रॉस करना हो, चाहे किसी प्रकार की पुल बनाना हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे में हमने ये सेतु भारतम योजना बनाई थी, जहाँ बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी इलाकों में ऐसे गाँव होते थे जो बारिश में डिस्कनेक्ट हो जाते थे सड़कों से, क्योंकि कहीं छोटी रिवर आ जाती थी या पानी का बहाव बारिश में आ जाता था। ऐसे सब जी। जगह हमने ब्रिजेस बनाए, प्रायोरिटी से सेतु भारतम योजना में ब्रिज बनाए। ऐसा ही प्लान बिहार के लिए बन सकता है, क्योंकि एक ब्रिज बनने से 365 दिन वो गाँव कनेक्टेड रहता है। नहीं तो बाढ़ के कारण, नदी के कारण, छोटे नालों के कारण बारिश के दिनों में वो गाँव कट जाते हैं। तो इस प्रकार का एक डिटेल प्लान बन सकता है हर प्रदेश के हर ज़िले का, जिससे हम 365 दिन हमारे देश के, हमारे ज़िले के, हमारे गाँव के लोगों के लिए कनेक्टिविटी बनी रहे, उनका एक्सेसिबिलिटी कट ना हो। फिर जिसी किसी और एक्सेसिबिलिटी कट होता है तो उनके जीवन की संभावनाओं पे सीधा रोक लगती है। कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। कहीं किसी युवा को, छात्र को अगर कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, पढ़ाई करने जाना है तो कनेक्टिविटी से उसका इम्पैक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को मैप करके हर डिस्ट्रिक्ट का, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान मुझे लगता है बनाने की आवश्यकता है और इसको निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। बिहार में सड़कों में अच्छा काम पिछले 8-10 साल में केवल नेशनल हाईवे में नहीं तो स्टेट सड़कों में भी हुआ है। जैसे मैं लगातार बिहार पिछले 20 साल से आता रहा हूँ और पिछले 10 साल में इवन पटना में भी जो इस प्रकार का फ्लाईओवर्स का और बाकी इस प्रकार का नेटवर्क बना है, उससे मुझे लगता है बिहार में वो सब क्षमता है। उसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल विल और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव विजन के आधार पर निश्चित रूप से बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट को अच्छी कनेक्टिविटी से के माध्यम से उनकी उस प्रदेश की, उस जिले की संभावनाओं को हम एक देश और वैश्विक स्तर पर संभावनाओं को खुला कर सकते हैं। सर, आपकी चर्चा में बिहार का बाढ़ बार-बार आया और हम और आप सब जानते हैं कि बाढ़ कितनी बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश में, कि कोसी को सौर ऑफ बिहार कहा जाता है और उससे जुड़े हुए जो भी इलाके हैं कितनी बुरी तरह सिर्फ मानसून में नहीं उसके बाद भी प्रभावित होते रहते हैं क्योंकि पानी जमा रह जाता है। हम अगर इन इलाकों की बात करें तो वो फ्लड प्रोन बिहार में अगर हम ब्रिजेस और रोड्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहें तो डिजाइन में हाइड्रोलॉजिकल, सिस्मिक और क्लाइमेटिक चेंज के फैक्टर को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? आप अपने अनुभव से ये बताएं कि अलग-अलग स्टेट में क्या आपने इस तरह की प्रैक्टिस की है जिसको बिहार को देखने और अपनाने की जरूरत है? नहीं, बहुत हमारे देश में अब तो मुझे लगता है 10-12 साल में हमारे देश में इतना इस पर काम हुआ है कि हमें बहुत विदेश भी जाने की, दुनिया के देश के बाहर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है जिससे हम जिसको कहते हैं मॉडलिंग करके, स्टिमुलेशन मॉडलिंग करके हम उसके बारे में बहुत डिटेल डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। वेदर इट इज़ हाई फ्लड लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई करना हो, वहाँ की जियोस्टेटा को आइडेंटिफ़ाई करना हो, पिछले 10 साल के बाढ़ के पैटर्न को एनालाइज़ करके उसका एक मॉडल बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ट सेंसर बेस्ड इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स आज अवेलेबल है, जिसमें स्ट्रक्चर जो ब्रिज बनता है, स्ट्रक्चर का मतलब है ब्रिज, टनल जो भी बनता है, उसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आज लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत पहले हमें उसके अलर्ट्स मिल सकते हैं कि बाढ़ से स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट होगा। मॉनिटर किया जा सकता है रियल टाइम, एज़ गुड एज़ हमारे मोबाइल में हम जैसे रियल टाइम कई चीज़ों को देखते हैं, वैसे स्ट्रक्चर की हेल्थ को आज के समय में रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज़ अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं
कि अगर बाढ़ आता है तो स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या बाढ़ आके जाने के बाद में ब्रिज पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सारे अब ऐसे इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिसको स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जिसमें हमारे स्ट्रक्चर्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आजकल लगाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत आसानी से फ्लड डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्लड के कारण होने वाली जो चैलेंजेस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और रियल टाइम मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, जैसे मोबाइल पे हमें डेटा मिलता है कि आज टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या है, इस प्रकार का हमारे स्ट्रक्चर्स के क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं वो देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। फ्लड का हमारे स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, कहीं क्रैक्स डेवलप्ड हुई है, कहीं पानी सीपेज हो रहा है, ऐसे हर प्रकार की चीज़ें की जा सकती है। उसके बहुत सारे एडवांस अलार्म सिस्टम्स भी है, जैसे नासिक में अभी हमने एक टेक्नोलॉजी टेस्ट किया जहां ब्रिज पर वो सेंसर्स लगाकर अगर फ्लड ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को पहले से अलार्म दे सके कि इस ब्रिज पे आज आपको नहीं जाना है क्योंकि फ्लड लेवल ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण फ्लड स्ट्रक्चर को खतरा हो सकता है। इस प्रकार के एडवांस और मोबाइल वगैरह के कारण आजकल मैसेज भेजना, गाँव में उसकी अनाउंसमेंट होना, ये बहुत ईजिली डुएबल है। उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें करने में बहुत समस्या आ जाएगी। और इस प्रकार के सारे सेंसर्स टेक्नोलॉजी हमारे देश के स्टार्टअप्स ने, हमारे देश के कंपनीज ने डेवलप की है, जिसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग हम लोग कर सकते हैं, और बिहार में भी इसका कई जगह पर उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो संभावित खतरे होते हैं उनको हम निश्चित रूप से एड्रेस कर सकते हैं। सर, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रोड्स आते हैं, और स्पेशली जब हम बिहार जैसे प्रदेशों की सड़कों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गड्ढे भी आते हैं। मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, सड़क पर चलती हूँ, तो एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा दिखाई देती है कि एक तो सड़कें खराब हो जाती हैं। अगर सड़कें खराब भी हुई हैं तो उनका जो मेंटेनेंस किया जाता है, अब शायद आपने भी इन इलाकों में ट्रैवल किया होगा तो देखा होगा, तो अगर गड्ढों को भरा जाता है, पॉटहोल्स को ठीक किया जाता है, चाहे वो हाईवे, स्टेट हाईवेज़ पे पर ही क्यों ना हो, कभी वो यूनिफ़ॉर्म नहीं होता है। उसके ऊपर मतलब एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर होता है जिससे एक्सीडेंट्स का भी खतरा बढ़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि टेंडर पॉलिसीज़ में भी शायद कहीं न कहीं लूपहोल्स है। जो लोग सड़क का काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में। तो सर, इसको ठीक करने के लिए आप कौन-सा मैकेनिज़्म सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटीज़ को, स्पेशली बिहार के संदर्भ में? नहीं, इसमें तीनों बातें हैं। सड़क निर्माण के समय क्वालिटी के प्रति बहुत कॉन्शियस रहना, ये तो शुरुआत है, और ये जी। करते समय हमारे, जैसे मैंने कहा कि वहाँ के स्टेटा को स्टडी करना, जहाँ रेत की आवश्यकता है वहाँ रेत डालना, जहाँ अब इस प्रकार की कई सारी टेक्नोलॉजीज़, मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल्स आ गए हैं, रेज़िलिएंट मटेरियल्स आ गए हैं, लोकल मटेरियल्स आ गए हैं, जिससे हम रोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि बार-बार पानी के पर्कुलेशन से नुकसान ना हो। अब बिहार में एक मुझे एग्ज़ैक्ट डिस्ट्रिक्ट और ये याद नहीं है, बट मुझे याद है कि हम वहाँ सड़क बनाते समय हमेशा वो पसर जाता था। उस जगह को पसर जाना ही कहते थे कि सड़क हमेशा पसर जाती थी। वहाँ की मिट्टी पे स्पेसिफ़िक फैल ट्रीटमेंट की जाती है। आवश्यकता थी। बह जाती थी, जी, फैल जाती थी। जी। तो इस प्रकार के कई चैलेंजेस आते हैं हर जगह पे। उसमें आजकल कई सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है। सॉइल स्टेबलाइजेशन किया जाता है। अलग-अलग प्रकार के केमिकल्स मिलाकर सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, जिससे इस प्रकार के चैलेंजेस ना हो। सही ढंग से जिसको कहते हैं WBM, BBM लेवल पर काम किया जाना चाहिए। उसके बाद आजकल मेंटेनेंस की भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेंटेनेंस के नए मॉडल्स लाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब जी। नेशनल हाईवे में मैक्सिमम जगह पर कॉन्ट्रैक्टर को 10-10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है। 10 साल तक अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनाते समय क्वालिटी का काम ज़्यादा करता है, क्योंकि 10 साल उसको ही मेंटेन करना है। अदरवाइज उसी की जी। मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ने वाली है। मेंटेनेंस में भी माइक्रो सर्फेसिंग हो, या इस प्रकार के मैंने कहा सॉइल स्टेबलाइजेशन कहो, जियो सिंथेटिक का वापर कई जगह सड़क के नीचे जब फॉर्मेशन होता है सड़क का, उसमें करने की प्रयास कई जगह हो रहा है। ऐसे बहुत से आजकल टेक्नोलॉजी, मटेरियल, स्टील की जगह
फाइबर का जिसको कार्बन फाइबर कहते हैं, ग्लास फाइबर कहते हैं, ऐसे सरियों का उपयोग करना जिसके कारण उसका कोरोजन कम होता है। ऐसे बहुत से अब मटेरियल और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है हमारे देश में, उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऐसे प्रयोग करने से हमारे सड़कों की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब जैसे बिहार में ही, मैं आपको बिहार का ही एक प्रयोग बताता हूँ। बिहार सरकार, बिहार पीडब्ल्यूडी के साथ आईआईटी पटना और आईआईटी भुवनेश्वर और एक बिटकेम करके इंडिया का एक स्टार्टअप है, उन्होंने कोल्ड रिट्रेडिंग करके सड़क बनाने का पायलट किया और बहुत सक्सेसफुल रहा बिहार के स्टेट हाईवे पर, जिसमें बिटुमिन को गर्म करने की आवश्यकता नहीं, उसको एक स्पेशल केमिकल्स एडेसिव मिक्स करके उसको कोल्ड ट्रीटमेंट करके सड़कों पर उसका लेइंग किया, बिटुमिन लेयर बनाया और उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जिसको अब बहुत बड़े पैमाने पर बिहार पे अडॉप्ट किया जा सकता है, जिससे हमारी एनर्जी कॉस्ट भी बच जाती है, डीजल बर्निंग बच जाता है, जिसके कारण पोल्यूशन कम होता है और डिफरेंट दूर दूर तक इलाकों में फिर बिटुमिन का ठीक से हॉट मिक्सिंग नहीं होता है। कई प्रकार की जो चैलेंजेस है उससे भी हम बच सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है और हमारे देश में उपलब्ध है, उसको ओपनली अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स को भी, इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल्स को भी, जिसको हम सिंपल भाषा में नए नए तरीके से कॉन्ट्रैक्टिंग करने की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल का मेंटेनेंस इकट्ठा देने की आवश्यकता है सड़क को, कि अगर 10 साल तक वो सड़क मेंटेनेंस रखने का कॉन्ट्रैक्ट आप देते हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, काम में ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, काम देते समय भी ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, इम्प्लीमेंटेशन में भी कॉन्ट्रैक्टर्स को अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है। और केवल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नहीं, जो डिजाइन अप्रूव करते हैं, जो मटेरियल अप्रूव करते हैं, ऐसे इंजीनियर्स को भी अकाउंटेबल पकड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि नहीं तो हमारे देश में एक जनरल ट्रेंड बना है कि कुछ भी गलत होता है तो कॉन्ट्रैक्टर के सर पे हम मटका फोड़ते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन जो अब डिजाइन अप्रूव करते हैं, जो इंजीनियर्स अलग अलग प्रकार की परमिशंस देते हैं, जो अधिकारी अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करते हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। केवल ये एक इकोसिस्टम है, केवल अधिकारी, केवल इंजीनियर, केवल कॉन्ट्रैक्टर अकेले काम करने से कहीं काम नहीं होगा। इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में इकट्ठा काम होने की आवश्यकता है। जब ये मिलकर प्रदेश के, देश के हित में काम करेंगे तो अच्छे क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनेगी। और अगर कोई अच्छी गुणवत्ता की सड़कें, अगर कोई मैलिफाइड इंटेंशन से काम करता है तो उसको सजा दीजिए। लेकिन सड़क बनाते समय हमने कई बार देखा है कि देयर आर इंजीनियरिंग चैलेंजेस दैट कम्स व्हेन यू फिजिकली गो टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट बिल्डिंग द रोड। तो कोई अगर जेन्युइन बोनाफाइड गलती है, बोनाफाइड अंडरस्टैंडिंग है, उसको मदद करिए, उसके साथ खड़े रहिए। कोई मैलिफाइड इंटेंशन से काम कर रहा है उसको सैक करिए। लेकिन इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश में हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सॉल्यूशंस हमें ढूंढने पड़ेंगे, डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे। अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में बहुत डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। अब अटल सेतु करके टनल मनाली के आगे रोहतांग में बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, और सब लोग उसमें घूमने जाते हैं, वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना है। अब जब ये काम शुरू हुआ, काम करते करते जब अंदर गए तो पता चला उसमें एक ऑलमोस्ट एक छोटी नदी की साइज का नाला बह रहा था टनल के ऊपर से, और उसमें पर सेकंड 17 लीटर पानी बहता था टनल के अंदर उससे। अब ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। हमारे देश भर की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, आईआईटीज, सिविल इंजीनियर सारे इकट्ठा है, उन्होंने उसका स्टडी किया, उस पर सॉल्यूशंस ढूंढे, उसका रास्ता निकाला, उसके कारण डिले हुआ प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसे चैलेंजेस आते हैं। देखिए, प्रकृति ने हमें सब कुछ ज्ञान नहीं दिया है। कई बार हम काम करने जाते हैं, हमें नई नई चीजें पता चलती है। जैसे जोजिला टनल बन रहा है कश्मीर में, उस जोजिला टनल जहां बन रहा है, जिसके कारण 365 दिन हमारी सड़क आवाजाही श्रीनगर और लेह के बीच में और कारगिल के बीच में खुली हो जाएगी। अब वहां 55 फीट का बर्फ होता है उस पहाड़ के ऊपर जिसके नीचे टनल बन रहा है। अब वहां का जियो स्टेटा 13 किलोमीटर लंबा वो टनल है, वो जियो स्टेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था। जब अंदर खोदते जाते हैं तो देयर इज अ सरप्राइज एवरी अदर डे। वहां 100 ऐसे स्पॉट्स है जो एवलांच प्रोन है, जहां हमेशा एवलांच आता है, बर्फ का तूफान आता है। अब उसमें लोगों को काम करना है, अचानक तूफान आना है तो लोगों को टनल में छुप के बैठना पड़ता है, काम करने वाले लेबर्स को। बहुत इस प्रकार के नए नए जगह पे नए नए चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारी जो पूरी इकोसिस्टम है, चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो, R&D इंस्टीट्यूशंस हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, या सड़क निर्माण विभाग हो, या
उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सबको इकट्ठा आकर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना के इस प्रकार के चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। देखो, दुनिया में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें सच में हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमें क्या करना है, तो मुझे लगता है हर चीज का जवाब उपलब्ध है। जाते जाते मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बिहार के ही संदर्भ में, हम जिस भारत का सपना देख रहे हैं, उस भारत में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आप बिहार को अगले 5 साल में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सलाह देते हैं? क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल अपने सवाल में शुरुआत में कहा, अगर देश को विकसित भारत 2047 में होना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों के सामने सपना रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर व्यक्ति को केवल 2 समय का भोजन ही ना मिले, तो उसको शिक्षा की संभावनाएं उपलब्ध हो, उसको हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, उसके योग्यता और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का, अपनी योग्यताओं के अनुरूप फलने फूलने का उसको अवसर मिले, तो हमारे देश के हर प्रदेश को आगे बढ़ना पड़ेगा। और बिहार तो देश का बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है, और बिहार का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में हर क्षेत्र में, चाहे आप उसको ब्यूरोक्रेसी में देख रहिए, पॉलिटिक्स में देखिए, जुडिशरी में देखिए, लीगल सिस्टम में देखिए, जर्नलिज्म में देखिए, प्रदेश के हर स्तर, देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इतने सालों में किया है, और केवल आज नहीं, इतिहास में भी किया है। चाणक्य से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर बिहार इस देश का बहुत बड़ा एक एनर्जी सेंटर रहा है। और एनर्जी सेंटर नाते जब मैं कह रहा हूं, तो एक पॉजिटिव और सोशल ऊर्जा और एक शैक्षिक ऊर्जा देने का काम बिहार ने हमेशा देश को किया है। देश और के इसलिए मुझे इतिहास लगता का है, बहुत बड़ा भाग बिहार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई, किसी के मन में कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर देश को विकसित बनना है तो बिहार को भी विकसित बनना होगा। और बिहार के हर युवा के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जब तक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे उसकी क्षमता और योग्यता से, और अगर हम उसको अवसर उपलब्ध कराने हैं, देखिए हमें रियलिस्टिक भी सोचना पड़ेगा। कल देश की सारी सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें उस राज्यों के सारे पॉपुलेशन को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन सरकारें क्या कर सकती है, तो सरकारें एक वातावरण बना सकती है जिसमें लोग अपनी क्षमता और योग्यता से, कोई उद्योजक बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई जर्नलिस्ट बनेगा, लेकिन उसके लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है, उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है, उसका एक्सेस टू मार्केट है, एक्सेस टू एजुकेशन है, एक्सेस टू हेल्थ है, और उस सब के लिए जरूरी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। इसलिए आने वाले 25 साल में, मुझे लगता है लगभग 25 साल, 25 से भी कम, आने वाले 22 साल में अगर हमें विकसित भारत बनना है, तो बिहार को भी विकसित भारत बनने के लिए आने वाले 22 साल में बिहार के हर गांव, जिला, कस्बा, शहर अच्छी सड़क से, अच्छी पीने की पानी व्यवस्था से, अच्छे अर्बन यूटिलिटी से, अच्छी बिजली की कनेक्टिविटी से, अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी से, अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट के मैकेनिज्म से, आज धीरे धीरे जितने छोटे छोटे शहर है, जितने गांव है, जितने टाउन्स है, उसमें अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है, पॉल्यूशन बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ऐसी जगह पे हमें करनी होगी। इस वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, बायो एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। जितना वेस्ट है हमारा, इतना एग्रीकल्चर का कृषि प्रधान प्रदेश है बिहार, वहां इतना ज्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट होता है, उसके माध्यम से हम फ्यूल बना सकते हैं, उसके माध्यम से हम कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं। तो गांव की और शहर की और टाउन की और प्रदेश की गैस की जरूरतों को उससे पूरा किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने कहा, बिहार में, पटना में आज मेट्रो का काम शुरू हुआ, ऐसे अलग अलग शहरों में, जैसे दिल्ली एनसीआर के अराउंड जितने छोटे छोटे टाउन्स है, उनके साथ रैपिड रेलवे की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार की कनेक्टिविटी क्या हम पटना से 4, 10, 15 अलग अलग जिलों के साथ क्रिएट कर सकते हैं, मेट्रोस को अलग अलग जगह ले जा सकते हैं। हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं क्या? जो सीवेज जनरेट होता है हमारे शहरों से, उससे गैस बनाकर उन सीएनजी पे हमारी बसें हम चला सकते हैं क्या, जिससे हम एनर्जी के बारे में भी आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार का, वेदर इट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज
highway infrastructure, whether it is water infrastructure, whether it is power infrastructure, whether it is digital infrastructure, whether it is educational soft infrastructure, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अगले 22 साल का विजन प्रदेश ने बनाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि उस प्रदेश में इतने योग्यतापूर्ण लोग उपलब्ध है, बिहार में इतने प्रतिभा उपलब्ध है कि वहां के प्रदेश के लोग उस प्रदेश का एक अच्छा विजन बना सकते हैं। और देश भर के इस प्रकार के जो अच्छे प्रयोग हुए हैं उससे अनुभव लेकर, उससे फ्रॉम दोज लर्निंग्स बिहार के लिए एक अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बिहार के विकास के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा विजन बन सकता है विद द राइट पॉलिटिकल विल एंड द राइट टेक्निकल इंटरवेंशंस एंड विजन। मुझे कोई मेरे मन में किंतु परंतु नहीं कि बिहार प्रदेश, केवल बिहार अपने प्रदेश में नहीं तो पूरे देश का एक अग्रसर राज्य बन सकता है। और मुझे लगता है उस वहां की प्रतिभा का सही मायने में उपयोग करके बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने की आवश्यकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे हो सकता है, इस बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपने पॉलिटिकल विल की बात की। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देखें और सुने वो समझने की कोशिश करें कि बिहार का विकास आपके बताए हुए रास्ते और सलाह के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद बहुत बहुत करते हैं कि धन्यवाद आगे गरिमा जी, आपने कई मुझे मुद्दों पर हम आपसे बुलाया। जुड़ेंगे और बात करें। जी। धन्यवाद गरिमा जी, आपने मुझे बुलाया और अपनी बातें कहने का मौका दिया। एक चीज मैं बताते समय छूट गया, मतलब आप उसका उपयोग करें ना करें आपका अधिकार है। जैसे इथेनॉल जी। की क्रांति इस देश में हुई है, उसमें बहुत बड़ा जी। योगदान बिहार दे रहा है। जी। आज ग्रेन से जो इथेनॉल बन रहा है, जिसको बिहार में कॉर्न या मक्का कहते हैं, उससे जो जी। इथेनॉल बन रहा है उसके कारण बिहार के मक्का किसानों को जो 1200-1100 रुपए भाव मिलता था मक्के का, वो आज 2300-2600 रुपए मिल रहा है। उनकी जी। आमदनी दुगना होगी और वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के फ्यूल को प्यूरिफाई करने में। एक सेंस में हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है। दूसरा, आज हम पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं कि कैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी है। ऐसे सिचुएशंस में इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस है वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसलिए अगर हमें आत्मनिर्भर सच में होना है तो बिहार जैसा प्रदेश ऑलरेडी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको और एम्पलीफाई करने की जरूरत है, जिससे ना केवल बिहार आत्मनिर्भर होगा बल्कि देश भी आत्मनिर्भर होगा। या अगर मैं कहूं कि देश को आत्मनिर्भर होना है तो बिहार को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए। थैंक यू।